आज हम पढ़ेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल्व जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड, हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नैरोइंग। ये हमारा एक मैं रफ डायग्राम बना के आपको मैं समझा देती हूँ। यह है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहां प्रेजेंट है हमारा मिट्रल वॉल्व, जो कि बाइकस्पिड वॉल्व होता है क्योंकि इसके 2 ओपनिंग्स होती हैं। और राइट साइड में यह है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। ये जो मिट्रल वॉल्व है, अगर ये नैरो हो जाए तो उसे बोलेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। और ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज किया क्योंकि ये इसके हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, लेकिन हमारी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से एंड हमें प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं पता होता, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में हमें नहीं पता होता एंड हमें प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता होती कि हम किस तरह से पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। तो इस तरह के पेशेंट्स की कई बार डेथ हो जाती है और हमें डेथ के बाद पता चलता है कि पेशेंट जो था वो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का पेशेंट था। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। एंड हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम सबको पता है, पहले यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है। ये हमारा है लेफ्ट लंग और ये है राइट लंग। तो हमारे लंग से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा सकता क्योंकि जो मिट्रल वॉल्व है उसकी नैरोइंग हो गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। और ये कौन से कंडीशन में होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे बैक फ्लो होगा ब्लड का ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पे ही ब्लड एक्यूमुलेट होके रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिट्रल वॉल्व की नैरोइंग हो गई, तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ सकता। तो हमें बैक फ्लो नहीं कहेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम, अब यहां पे क्या होगा, अब लेफ्ट एट्रियम लंग से कनेक्टेड है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड का दोबारा से बैक फ्लो होगा टू लंग्स। वाया पल्मोनरी आर्टरी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड का बैक फ्लो होगा टू लंग्स। अब अगर लंग्स में भी ब्लड जाके स्टोर हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो वैसे में उसमें क्या एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम बोलते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स। लंग्स में कंजेशन हो गया क्योंकि हम पे ब्लड भर गया, लंग्स में एक्यूमुलेट हो गया लंग्स में, तो यहाँ पे हमें कंजेशन दिखाई देगा लंग्स में।
अब मैं यहाँ पे आपको सिम्टम्स भी मैं आपको साइड बाय साइड बताती जाऊंगी कि आपको समझ में आ जाए। कंजेशन हुआ लंग्स में, तो यहाँ पे जो पहला सिम्टम जो आपसे पेशेंट आके बोलेगा कंजेशन की वजह से जो सिम्टम डेवलप होता है वो होता है रैपिड ब्रीथिंग, रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग। रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग पेशेंट को डेवलप होगी। पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर मुझे बहुत ज्यादा फोर्सफुल ब्रीथ करना पड़ रहा है, बहुत ही रैपिड ब्रीथ करना पड़ रहा है और डीप एंड बहुत ही फोर्सफुल। अब लंग में ब्लड का कंजेशन हुआ, लंग में ब्लड हमारा भर गया, तो अब लंग जो होता है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड को ट्रांसफर करेगा बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे दोबारा से बैक फ्लो होगा ब्लड, तो राइट वेंट्रिकल वाया पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहां पे आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट होगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड दोबारा से ब्लड का बैक फ्लो कहां पे होगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो होगा। जब राइट एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो होगा, अब यहाँ पे एक और सिम्टम डेवलप होता है। राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो अब सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू अब जो ब्लड है वो कहां पे जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी, एंड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में जाएगा ब्लड। ऐसे में यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम जो डेवलप होता है कि कभी भी किसी भी पेशेंट का अगर हार्ट अफेक्टेड है तो वैसे में हमेशा एडिमा डेवलप होता है हमारे एक्सट्रीमिटीज में। जो पेशेंट होगा वो आपसे बोलेगा कि डॉक्टर जो मेरे आर्म है, फोर आर्म है, हैंड है और जो ये फिंगर्स है यहाँ पे मुझे वीकनेस डेवलप हो गई है, यहाँ पे मुझे टच करने पे बहुत ही सॉफ्ट महसूस हो रहा है, यहाँ पे ये सिम्टम आपको पेशेंट आके बताएगा। एंड जो उसके फीट्स हैं, जो उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, फीट्स हैं, वहां पे पिटिंग एडिमा डेवलप हो गया है। पिटिंग एडिमा फीट्स में एंड एडिमा इन अपर एक्सट्रीमिटी। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है अपर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में एडिमा होगा। पिटिंग एडिमा कहां पे होगा, उसके फीट्स में होगा, फीट्स में होगा, लेग्स में होगा, उसके एंकल में होगा। एंड यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो यहाँ पे डेवलप होता है। जो लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे ग्रेजुअली एक सिम्टम यहाँ पे डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेफ्ट एट्रियम था लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ब्लड नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ पे जो मिट्रल वॉल्व है उसकी स्टेनोसिस हो गई है। तो ऐसे में जो लेफ्ट एट्रियम है ग्रेजुअली एक वहां पे सिम्टम डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, तो इसीलिए कुछ टाइम बाद वहां पे एक सिम्टम, वहां पे एक एनाटॉमिकल डिसफंक्शन वहां पे डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस।
फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन लेफ्ट एट्रियम। और जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ये मैंने अपने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं इसे। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का एक्यूमुलेशन हुआ तो कुछ टाइम के बाद वहां पे थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट होता है। वहां पर जब थ्रोम्बोसिस का डेवलपमेंट होता है, इसके वजह से, इस थ्रोम्बस के डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे कई बार यहाँ पे हार्ट फेल्योर, का सिम्टम हमें यहाँ पे मिलता है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से यहाँ पे जो सिम्टम्स हमें मिलेंगे वो होगा पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन मतलब जो पेशेंट है वो बोलेगा कि डॉक्टर मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, या फिर मैं उसे बहुत ज्यादा उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन डेवलप होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे पैल्पिटेशन डेवलप होगा, देन यहाँ पे टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया डेवलप होता है जो 100 to 150 बीट्स पर मिनट, मतलब जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, जो कि 72 बीट्स पर मिनट होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, एक नॉर्मल हार्ट बीट एक नॉर्मल पर्सन में। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन के कंडीशन में जो हार्ट बीट होती है वो होती है 100 to 150 बीट्स पर मिनट, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अब जैसे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अटैच है, एओर्टा निकलता है, और एओर्टा ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ही ब्लड बहुत कम है, लेफ्ट वेंट्रिकल के ही पास ब्लड नहीं जा पा रहा प्रॉपरली, इसीलिए एओर्टा में भी ब्लड नहीं जा सकता। तो ऐसे में जो हमें सिम्टम डेवलप मिलता है वो होता है कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट यहाँ पे डिक्रीज हुआ, मतलब पूरी बॉडी के सारे सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा हार्ट से, ठीक है। तो ऐसे में कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज होगा। अब कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे जो सिम्टम्स मिलते हैं वो होता है टायर्डनेस। टायर्डनेस डेवलप होगा ऐसे पेशेंट्स में, डिजीनेस, और टायर्डनेस, डिजीनेस होगा, लेथार्जिक होगा पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर मैं थोड़ा सा ही कुछ भी मैं वॉकिंग करता हूँ, थोड़ा सा ही मैं 1 फ्लोर भी अगर मैं अपस्टेयर्स चाहता हूँ तो भी मुझे टायर्डनेस हो जाती है, थोड़ा सा भी अगर मैं चलता हूँ तो भी मुझे टायर्डनेस हो जाती है। तो ऐसे में जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है डिस्निया। यहाँ पे डिस्निया डेवलप होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जिसे हम बोलते हैं डिस्निया डेवलप होती है। और ऐसे में जो पेशेंट होता है वहां पे ऑर्थोपनिया भी होता है। ऑर्थोपनिया भी होगा कि पेशेंट जब लाइंग डाउन पोजीशन में है तब भी उसको डिस्निया हो रहा है, तब भी उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथ करने में। एंड अगर वो स्लाइटेस्ट एक्सर्शन भी अगर वो कर रहा है, जैसे अगर वो अपने चेयर से या फिर अपने बेड से उठ के अगर वो कोई थोड़ा सा भी अगर वो वर्कआउट करता है पानी पीने के लिए, अगर उसने ग्लास भी उठाया तो उसमें भी उसको वीकनेस डेवलप होती है, उसमें भी पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर मुझे वीकनेस हो रही है, मैं थोड़ा सा भी खुद को एक्सर्ट नहीं कर पा रहा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन में भी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व की नॉर्मल ओपनिंग इसकी जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो होती है 4 to 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मिट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस 2 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है, अगर इसकी ओपनिंग सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बची है, सिर्फ 2 to 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही अगर मिट्रल वॉल्व हमारा ओपन है, तो ऐसे में हमें कार्डियक मर्मर सुनाई देते हैं। कार्डियक मर्मर, कार्डियक मर्मर हमें यहाँ पे क्या सुनाई देगा? जो S1 साउंड है वो बहुत ही लाउड सुनाई देगी, लाउड S1 साउंड हमें सुनाई देगा, लाउड S1। ठीक है, यहाँ पे हमें कार्डियक मर्मर सुनाई देगा। और अगर ये मिट्रल वॉल्व ओनली अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही ओपन है, बाकी सारा मिट्रल वॉल्व अगर नैरो हो चुका है, तो ऐसे में ये होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ऐसे में हमें पेशेंट का सर्जरी करवाना पड़ता है, ये सर्जिकल कंडीशन है। ये मिट्रल वॉल्व का नॉर्मल साइज था 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस का एटियोलॉजी। इसका एटियोलॉजी क्या कॉज है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का? अगर कोई पेशेंट है उससे अगर किसी पेशेंट है वो RH का पेशेंट है, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, तो उसे मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। ये ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए, ये मिट्रल वॉल्व को, ये मेनली हमारे जो हार्ट है उसका जो एंडोकार्डियम है, जैसे हमें पता है कि हमारे हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं, हार्ट के 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम होता है आउटर लेयर, पेरिकार्डियम। मिडिल लेयर होता है मायोकार्डियम, और जो इनर लेयर है हार्ट का वो होता है एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियल लेयर है वो मेनली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से, कि कोई भी इन्फेक्शन अगर हार्ट तक आ रही है तो वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मायोकार्डियम क्या है? ये हमारे हार्ट का मस्कुलर लेयर है, और जो मायोकार्डियम है वो हमारे हार्ट का मस्कुलर लेयर है। जैसे हमारा हार्ट जो होता है पंप करता है ब्लड को, एक मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट, तो वो है मायोकार्डियम। और जो एंडोकार्डियम है वो हमारे हार्ट का इनर लेयर है। जितने भी हमारे हार्ट के वॉल्व्स हैं वो सब एंडोकार्डियल लेयर में ही आते हैं। तो जो हमारा जो ये बैक्टीरिया है ग्रुप ए हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया हमारे हार्ट के इस एंडोकार्डियम को, एंडोकार्डियल लेयर को हार्म करता है। ये मिट्रल स्टेनोसिस को ये कॉज करता है। मिट्रल वॉल्व को जाके ये नैरो कर देगा, मिट्रल वॉल्व में जाके ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन कॉज करेगा, जब ये मिट्रल वॉल्व में इन्फेक्शन करेगा तो फिर वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से मिट्रल वॉल्व में नर्विंग डेवलप होगी, इन्फ्लेमेशन होगा मिट्रल वॉल्व का। तो मिट्रल वॉल्व का जब इन्फ्लेमेशन होगा तो फिर वहां पे नर्विंग हो जाएगी। तो
तो ये RHD र्यूमेटिक हार्ट डिसीज इसका पहला कॉज है कि क्यों ये किस तरह से ये मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस कर रहा है। सेकंड कॉज हो सकता है किसी पेशेंट को हार्ट में कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए, मिट्रल वॉल्व में ही उसे कोई ट्यूमर डेवलप हो जाए तो हो सकता है उसे। या फिर अगर कोई पेशेंट है वो रेडिएशन थेरेपी में है, बहुत ज्यादा उसने एक्सरेज वगैरह करवाए हैं चेस्ट के, या फिर बहुत ज्यादा रेडिएशन से वो एक्सपोजर है, तो भी हो सकता है उसे। ये इसके मेन कॉजेस होते हैं। हाँ, एक और भी हो सकता है अगर पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हो, अगर उसके एंडोकार्डियम में ही इन्फेक्शन हो जाए तो भी हो सकता है उसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। देन उसके बाद नेक्स्ट एंडोकार्डाइटिस एक बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी कि एंडोकार्डाइटिस की ये क्या कैसे एंडोकार्डाइटिस डेवलप कर सकता है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। देन नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट को कैल्शियम का डिपोजिशन हो हार्ट में, तो भी हो सकता है पेशेंट को मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। अगर कैल्शियम डिपोजिशन हो जाए हार्ट में और उसका मिट्रल वॉल्व नैरो हो जाएगा तो भी होगा उसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो ये इसके कॉजेस हैं, एटियोलॉजी है कि क्यों पेशेंट को मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट एटियोलॉजी है वो है अगर किसी पेशेंट को कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो हार्ट में, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो उसका हार्ट में, अगर किसी पेशेंट को कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हो हार्ट में तो भी हो सकता है उसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। मतलब जैसे कोई भी चाइल्ड है उसका बर्थ हुआ एंड बर्थ हुआ तो उसका जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरोड है, वो उसका बर्थ होते ही उसका जो मिट्रल वॉल्व है वो प्रॉपरली ओपन ही नहीं हुआ, तो भी हो सकता है उसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। ये भी हो सकता है, ये भी एक कंडीशन है कि मिट्रल वॉल्व प्रॉपरली उसको ओपन ही नहीं है सिंस बर्थ। एंड सेकेंड कंडीशन, इसमें लास्ट कंडीशन जो हमें जो मिलता है, कभी कभी रेयर कॉज है, ये होता है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जो सेलिना गोमेज को हुआ था ये डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो हमारे हार्ट की जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको ये हार्म करता है, उसको ये अफेक्ट करता है, इसीलिए इस कंडीशन में भी मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस डेवलप हो सकता है और ये एक रेयर कंडीशन है। तो ये इसका एटियोलॉजी है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का। अब एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे अगर किसी भी पेशेंट को मिट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस अगर है तो वहां पे एक और सिम्टम डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं मालार रश, मालार फ्लश। मालार फ्लश क्या होता है, इस तरह के पेशेंट का जो फेस होता है, उनका जो चेहरा होता है, वहां पे आपको उसके चीक्स में बिल्कुल एक रेडनेस दिखाई देगी, एक अनयूजुअल रेडनेस आपको दिखाई देगी इस तरह के पेशेंट्स के फेस पे। क्योंकि अगर जो हमारे लंग्स हैं वहां पे अगर कंजेशन डेवलप हो जाए तो लंग्स प्रॉपरली गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा हमारे लंग्स में, क्योंकि जो एल्वियोला है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो ब्लड वहां पर जाके एक्यूमुलेट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा CO2 है वो हमारे आर्टरीज में ट्रांसफर होगा। तो जो जैसे हमारे फेस के आर्टरीज में CO2 का लेवल बढ़ जाए तो ऐसे में क्या होता है, हमारे आर्टरीज को एनलार्ज कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं CO2। तो ऐसे में इस तरह के पेशेंट्स का जो फेस होगा आपको बिल्कुल रेड दिखाई देगा, अनयूजुअल रेडनेस दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं मालार फ्लश। ये एक साइन है इसका जिससे आप पता
पता लगा सकते हैं कि जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि हो सकता है इस तरह के पेशेंट को मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस हो। एक और सिम्टम है इसका, जिसका नाम है, जिसे हम बोलते हैं पीएनडी। पीएनडी का मतलब होता है पेरोक्सिस्मल, पी मतलब पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। मतलब इस तरह के पेशेंट्स को हर दिन रात के टाइम पे, इसीलिए इसको बोला गया है पेरोक्सिस्मल, क्योंकि ये एवरी डे एक पेरोक्सिस्म में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्सिस्मल। तो रात में आता है ये, नॉक्टर्नल मतलब रात में आता है, तो डिस्निया होता है। इस तरह के पेशेंट को डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, पहला तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है यहाँ पे, एंड विद कफ। प्लस कफ। तो ये दो सिम्टम्स यहाँ पे मिलते हैं पीएनडी में, पेरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्लस कफ एट नाइट। अब इसका डायग्नोसिस, अब इस कंडीशन का डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? तो इसके डायग्नोसिस में जो फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले इस तरह के कंडीशन में हमें पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन लेना होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट जितने भी अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करेगा, डिस्क्राइब करेगा आपके सामने कि डॉक्टर मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्निया हो रहा है, मुझे कफ हो रहा है, उसमें मुझे हेमोप्टाइसिस हो रहा है, प्लस मुझे एडिमा है मेरे अपर एक्सट्रीमिटीज में, मेरे लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी मुझे एडिमा हो रहा है, और उसको एब्डोमेन में उसको एसाइटिस हो रहा है, एडिमा हो रहा है इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो ये सब सिम्टम्स आपको आके पेशेंट बताएगा, एंड पैल्पिटेशन बताएगा। चेस्ट पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, चेस्ट पेन, एंजाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, ये सब सिम्टम आपको आके पेशेंट बताएगा। तो जैसे आपके सामने पेशेंट ये सब सिम्टम्स को डिस्क्राइब करेगा, तो आप सबसे पहले इस तरह के पेशेंट का चेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। चेस्ट एग्जामिनेशन में पहले हम स्टेथोस्कोप से हम जब स्कोप करेंगे, हम जब हियर करेंगे उसके साउंड को, वहां पे हमें मरमर साउंड सुनाई देगा। मरमर S1, मरमर कहाँ पे? S1 में हमें लाउड S1 सुनाई देता है इसमें। तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें उसके सारे सिम्टम्स को, उसके पूरे बॉडी में जितने भी उसके एडिमा है, वो सब हमें इसमें चेकआउट करने होते हैं। देन नेक्स्ट जो डायग्नोसिस में प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हमें पेशेंट से पूछना होता है कि उसको पहले कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, कोई इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि RST, रिमेटिक हार्ट डिजीज तो नहीं हुआ उसे, रिमेटिक फीवर तो नहीं हुआ उसे। तो हमें ये सब मेडिकल हिस्ट्री में हमें पेशेंट से पूछना होता है। उसे उसके हार्ट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, उसने कोई रेडिएशन से एक्सपोजर तो नहीं हुआ है उसका, तो मैं वो सब मेडिकल हिस्ट्री में आता है। देन थर्ड नंबर पे आता है इसके डायग्नोसिस में जो नेक्स्ट जो आएगा इसका, हम इस तरह के पेशेंट का हम सबसे पहले करते हैं इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम मतलब यूएसजी ऑफ द हार्ट। इकोकार्डियोग्राम में हमें यहाँ पे हमें जो फाइंडिंग्स मिलती हैं कि जो वॉल्व्स हैं, हम जब भी इकोकार्डियोग्राम करेंगे हमारे हार्ट का, तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि जो एंडोकार्डियम है, जो वॉल्व्स हैं, उनकी ओपनिंग कैसी है, उनकी एनाटॉमी कैसी है।
तो हमें इकोकार्डियोग्राम में पता चलेगा कि जो मिट्रल वॉल्व है वो नैरो है, उसकी एनाटॉमी चेंज हो गई। इकोकार्डियोग्राम, देन इकोकार्डियोग्राम के बाद हम कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एब्सेंस ऑफ पी वेव। पी वेव का हमें एब्सेंस मिलेगा क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को। देन हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो हम यहाँ पे डायग्नोसिस में आता है ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, ये ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम हम करते हैं मेनली जो लेफ्ट एट्रियम है उसके लिए। लेफ्ट एट्रियम में कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो नहीं है, अगर लेफ्ट एट्रियम में कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है वो इसोफेजियल डाइवर्टिकुलाइटिस का पेशेंट है या फिर उसको उसके इसोफेजियस में, इसोफेगस में उसे अगर कोई ट्यूमर है तो ऐसे कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो ये सब मेनली इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। और एक्सरे, क्योंकि जो पेशेंट है उसे कफ हो रहा है, उसे हेमोप्टाइसिस हो रहा है, तो ऐसे में हमें पेशेंट को एक्सरे करना होगा। जब हम एक्सरे करेंगे तो हमें एक्सरे में मिलेगा यहाँ पे कंजेशन हो रहा है लंग्स में, तो वहां पे कंजेस्टिव लंग्स हमें मिल सकता है। हाँ, एंड इसमें हम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी कर सकते हैं। तो हम इसमें कर सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ग्रोइन रीजन होता है, ग्रोइन रीजन है या फिर आर्म है, यहाँ से आर्टरी में हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। उस कैथेटर को हमने गाइड किया है कि वो हमारे हार्ट में जाए, और हार्ट में उस आर्टरी के थ्रू वो हार्ट में जाएगा, एंड हार्ट में जाके हार्ट के फंक्शंस को वो नोट बताएगा, वो बताएगा कि हार्ट के फंक्शंस किस तरह से काम कर रहे हैं। तो हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन से हमें वो पता लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट, अब हम इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायग्नोसिस में हमें क्या क्या मिलता है। डायग्नोसिस में हमें सबसे पहले करना होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में जितने भी सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम। साइन का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे रहा है पेशेंट में, जैसे कि पेशेंट में हमें मरमर सुनाई दे रहा है, वो एक साइन है मरमर, जो हम स्टेथ के थ्रू हमसे सुन सकते हैं। मरमर नहीं, स्टेथ के थ्रू नहीं, मरमर को हाँ S1 साउंड है तो हम मरमर को हम स्टेथ के थ्रू हम सुन सकते हैं। देन इस यहाँ पे हमें एडिमा दिख रहा है, वो एक साइन है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिख रहा है, जहाँ पे जुगुलर वेन है यहाँ पे डिस्टेंशन हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड है वो हार्ट में नहीं बल्कि हार्ट से बाहर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जनरली जो ब्लड है वो हमारे एक्सट्रीमिटीज में आता है, तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी हमें मिल जाता है। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो बिकॉज ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। तो ये सब इसके फिजिकल एग्जामिनेशन में है। जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम वो होता है जो सब्जेक्टिव हो, जो पेशेंट महसूस कर रहा है, जैसे कि चेस्ट पेन हुआ, ठीक है, सब सिम्टम्स होते हैं। कफ साइन है एक। देन मेडिकल हिस्ट्री, हम पूछेंगे उससे कोई डिजीज तो नहीं हुई, उससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ पहले। देन इकोकार्डियोग्राम करेंगे, ईसीजी, टीईई मतलब ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, एक्सरे करेंगे, देन कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने का। थैंक यू। तो ये था मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस।